हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी नीट में। जी हाँ, आज का जो हमारा लेक्चर है 40 डे स्किल शॉट क्रैश कोर्स, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वन शॉट, जिसमें हम हर रोज़ एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, जैसी हमारी हैबिट है। पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक की थ्योरी रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली पास्ट ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पता है लिमिट्स क्या होती है। लिमिट को अगर मैं ज्योमेट्रिकली डिफाइन करूँ तो लिमिट बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है जो हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को फिगर आउट करने में हेल्प करती है। अब लिमिट एग्जैक्टली होती क्या है? लिमिट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कर्व, है ना, हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का लेट्स से कर्वेचर है, ये कुछ कर्वेचर है। अब अगर मैं लिमिट के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो लिमिट कहती है कि सर अगर आप इस फंक्शन की ए पर लिमिट देखना चाहते हैं, एक पॉइंट है लेट्स से एक्स एक्सिस पर ए, तो मैं इस पॉइंट ए पर अगर इसकी लिमिट देखना चाह रहा हूँ तो ए तक आते आते, मतलब ए पर, ए के लेफ्ट हैंड साइड से और ए के राइट हैंड साइड से फंक्शन किसे अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ए के लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को देखूं तो ए के लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को देखूं तो फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और ए के राइट हैंड साइड से देखूं तो ए के राइट हैंड साइड से फंक्शन इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो हमेशा लिमिट हमें एक कंसेप्ट है जो ये हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि आप देख पाएंगे कि वो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। और अगर लिमिट से हमने सोचने की कोशिश की तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मतलब वो फंक्शन का ग्राफ ओवरऑल कंटिन्यूस है या नहीं, वो ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, क्या मैं पेन को लिफ्ट अप किए बिना उसका ग्राफ प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट बनाई जा सकती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी समझाऊँ, लेट्स से एक पॉइंट है बी, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है बी, इस पॉइंट पे इस कर्व की एक टेंजेंट बना दी जाए। आई होप आपको समझ आ रहा है। इस पॉइंट पे इस कर्व की एक टेंजेंट बना दी जाए, और अगर आप एक टेंजेंट यूनिकली बना पा रहे हैं, मतलब इसके अलावा इस पर कोई और टेंजेंट तो नहीं बन रही है, या हो सकता है ये डिसकंटिन्यू होता है, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो कोई और रीज़न होता, तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट मतलब स्लोप की टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की स्लोप एग्जिस्ट करती है, मतलब इस कर्व की इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी अगर स्लोप एग्जिस्ट करती है तो वो जो स्लोप होती है टेन थीटा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? उस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट का एग्जिस्ट करना। कंटिन्यूटी क्या होती है? फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाना बिना उसे ब्रेक किए। और लिमिट क्या होती है कि उस पॉइंट को अगर मैं अप्रोच करूँ उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से, तो कर्व किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, वो होती है लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी, तो दोनों तरफ से लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। तो इस तरीके से आप लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को ज्योमेट्रिकली समझते हो, लेकिन टेक्निकली या मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली उनको कैसे इमेजिन किया जाता है वो अब हम समझेंगे। वो कह रहे हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड टू अ डेफिनेट नंबर एज एक्स टेंड्स टू ए। मतलब x की वैल्यू जब a को अप्रोच करेगी, अब a को दो तरफ से अप्रोच कर सकती है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो जब x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो f ऑफ x की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है? आप देखो ध्यान से, हमने जब देखा फाइनली यहाँ पर, तो f ऑफ x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? ये आपका a है जिससे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है। तो f ऑफ x कहाँ जा रहा है सर? f ऑफ x इसके पास जा रहा है। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से जाते जाते वो यहाँ जा रहा है, और राइट हैंड साइड से भी वो यहाँ जा रहा है। आई होप आप देख पा रहे हैं। तो x जब a को अप्रोच करता है तो f ऑफ x किसे अप्रोच करता है? फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उस पॉइंट पे। मतलब हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा होता है स्टूडेंट्स, ग्राफ शायद ऐसा बन रहा होता है, ध्यान से समझिए। ग्राफ मान लो कुछ ऐसा होता है जैसे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सर? 1 पे 1 होता है, 0 पे 0 होता है, 0 से बड़े पे 1 होता है, और 0 से छोटे पे -1 होता है। तो अगर मैं सिग्नम फंक्शन की लिमिट देखूँ, सिग्नम फंक्शन की लिमिट देखो, कितना इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। अगर आप सिग्नम फंक्शन की लिमिट देखोगे तो देखो वो कैसा होता है सर। मैं 0 पे लिमिट देख रहा हूँ, मतलब जैसे आप a वैल्यू लेते हो, वो क्या ले लेता हूँ 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो फंक्शन -1 को अप्रोच करता है। अगर मैं फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो वो +1 को अप्रोच करता है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 होती है। मतलब कितनी अलग अलग बातें हैं। मतलब अगर मैं कहूँ सिग्नम फंक्शन जो हमारा होता है, सिग्नम फंक्शन जो होता है, मतलब अगर इस पर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, लिमिट को आप इसे डिनोट करते हो, है ना, तो सर x को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, मतलब 0 के पॉजिटिव साइड से, 0 के उस तरफ से अप्रोच करूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू होती है +1, है ना। अगर इसी बात को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था, मतलब फंक्शन को मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा था 0 के लेफ्ट हैंड साइड से, कौन से फंक्शन को? यही फंक्शन को, है ना, हमारे सिग्नम फंक्शन को स्टूडेंट्स।
तो अगर आप ऐसा कर रहे होते तो आप इस बात को समझिए, उस केस में आपका फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा होता, -1 को। और एक सबसे ज़रूरी बात कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 0 पर 0 होती है। तो ये तीनों कितनी अजीब बातें हैं, आप सोचिए। सर 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो -1, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो 1, और 0 पर ये 0 है, तो तीनों बातें अलग अलग हैं। तो ये हमेशा हेल्प करता है हमें फिगर आउट करने में कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये सारी बातें पता करने के लिए हमको हमेशा इनकी हेल्प लगती है। आप सोचो क्लास, जैसे अगर मैं आपके सामने मॉड एक्स का ग्राफ बनाता, मान लो अगर मैं आपके सामने मॉड एक्स हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बनाता, तो आपको याद है ना मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका होता है ये, और ये आपका होता है कुछ ऐसा, है ना। तो ये आपका होता है मॉड एक्स। अब एक बात समझो क्लास, अगर मैं 0 को अप्रोच करवाना चाहूँ, मतलब मैं इस फंक्शन को 0 को अप्रोच करूँ, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन डेफिनेटली 0 को अप्रोच कर रहा है। सॉरी, ये राइट हैंड साइड है। जब मैं फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो भी फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू मैं 0 पर देखूँ तो वो भी 0 है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मॉड फंक्शन की अगर मैं लिमिट निकालूँ, मॉड फंक्शन की मैं लिमिट निकालूँ जब x 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो वो 0 होती है सर मॉड एक्स फंक्शन की मैं लिमिट निकालूं कब से, जब 0 के राइट हैंड साइड से, तो वो भी कितनी होती है सर, 0। इवन सर मॉड एक्स फंक्शन की आप वैल्यू निकालें 0 पर, तो वो भी कितनी होती है, 0। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो आप सिग्नम में, सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, पहले यहाँ था, फिर ब्रेक होकर 0 पे गया और 0 से आगे वो यहाँ गया। तो इस जोन में वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। पर अगर किसी फंक्शन की तीनों वैल्यू सेम हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो वो फंक्शन होता है कंटिन्यूस। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, क्या सर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने एब्सोल्यूट फंक्शन बनाया है ये 0 पर डिफरेंशिएबल भी है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था कि सर जहाँ भी आप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप कहते हो कि सर उस पॉइंट पे उस फंक्शन की एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सर मॉड एक्स के लिए अगर मैं 0 पर देखूँ तो 0 ये पॉइंट है। अब मैं 0 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो सर यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस कर्व को, मैं एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या मैं कोई यूनिक टेंजेंट, क्या कोई एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आई थिंक हम एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो या तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते, या फिर आप यूनिकली नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी कर पाते हैं। तो पॉइंट इज, इस पॉइंट पे यानी x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी टेंजेंट यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर इसकी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आई चीज़ें स्टूडेंट्स तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आदत वापस पीछे आते हैं हमारी डेफिनेशन पर। हम क्या पढ़ रहे थे क्लास, हम पढ़ रहे थे कि अगर x a को अप्रोच करे तो f ऑफ x जिस वैल्यू को अप्रोच करता है हम उसे कहते हैं लिमिट्स ऑफ f ऑफ x एट a। और इसे लिखते कैसे हैं कि सर फंक्शन की लिमिट जब x a को अप्रोच कर रहा है तो क्या होती है ना। बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर बात कर ली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चीज़ें समझेंगे। आई होप लिमिट का कंसेप्ट आपको इजीली समझ आया कि क्या होती है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंशिएबिलिटी पे भी थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। तो आई थिंक चीज़ें अब क्लियर हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जब आप लिमिट निकालें तो अगर मान लो दो अलग अलग फंक्शन पे सेम लिमिट अप्लाई करनी है, तो अगर f ऑफ x की लिमिट होती है l और g ऑफ x की लिमिट होती है a अप्रोच करने पे m, तो इन दोनों के सम पे हो जाएगी वो l प्लस m। मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिकली आप इन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि डिवीजन भी किया जा सकता है, बशर्ते बस एक बात कि m का 0 होना अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली तो हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लास, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि कोई फंक्शन अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, किसी वैल्यू पर कोई फंक्शन अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो उसका रेसिप्रोकल उसी वैल्यू पर 0 को अप्रोच करेगा। मतलब हम इसे ऐसे याद रखते हैं, जनरली मैथमेटिकली कहने का तरीका हो जाता है कि 1/∞ 0 होता है। तो जब कोई फंक्शन किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसका रेसिप्रोकल 0 को अप्रोच करता है। अब इस बात को हमेशा याद रखें। जैसे टेन थीटा 90 पे क्या होता है, टेन थीटा 90 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो मैं अगर कभी भी ऐसे कहूँ, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस π/2 10x, तो आप इसको क्या कहते हो सर, अगर x π/2 को अप्रोच करे तो 10 किसे अप्रोच करेगा सर, 10 अप्रोच करेगा किसे, इन्फिनिटी को। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि लिमिट
x approaches same pi by 2 but this time I am taking 10x का रेसिप्रोकल. बाय द वे 10x का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स? 10x का रेसिप्रोकल cot x. तो अगर किसी जगह मुझे दे दिया जाए लिमिट x approaches pi by 2 but 10x का रेसिप्रोकल विच इज cot x, तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन इन्फिनिटी. मतलब अब वो 1 अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं. 1 अपॉन इन्फिनिटी को हम कहते हैं 0. इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट येस ऑफ कोर्स किसी मॉड की आप लिमिट निकालें या लिमिट निकाल के मॉड निकाल दें, एक ही बात है, इसे भी याद रखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट येस देयर इज ऑफ कोर्स दिस मोर थिंग एज वेल. आप लॉग के अंदर किसी फंक्शन की लिमिट निकालें या पहले उस फंक्शन की लिमिट निकाल के उसका लॉग ले लें, ये भी एक बात है, बशर्ते वो फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही ले सकते हैं. आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहेंगी. यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्लास. फिर और कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई, ये भी बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखने की कोशिश करना. अगर एक फंक्शन है वो g ऑफ x किसी और दूसरे फंक्शन से छोटा है, फंक्शन से छोटे होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन से छोटे होने का मतलब है कि अगर ये हमारे फंक्शन है ना, ये आपका एक फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, और ये दूसरा फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, तो y एक्सिस पे नीचे है ना और y एक्सिस पे ऊपर है. तो अगर ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लास, कि जो f ऑफ x है वो g ऑफ x से क्या है, वो g ऑफ x से छोटा है, होगा कहीं ना कहीं इक्वल. तो हमने इक्वल साइन भी लगा दिया. तो सर अगर एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से छोटा या इक्वल है, तो उस पॉइंट को अप्रोच करते वक्त उस फंक्शन की लिमिट भी दूसरे फंक्शन से छोटी होगी. ऑब्वियसली छोटी होगी. आप सोच के देखो क्लास, क्यों नहीं होगी? मतलब आप देखो ना, मतलब ये पॉइंट है लेट्स से ए, तो ए को जब ये अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू है जो कि ये है, और जब ए को ये अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू है जो कि ये है. तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है. बेसिक सी बात है ना. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. आगे क्या बोल रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इस बात को याद रखिएगा कि fx की पावर gx है, तो आप पावर में भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आप बेस की पावर, बेस की भी लिमिट निकाल लो और पावर की भी सेम लिमिट निकाल लो. बड़ी सिंपल सी बात है, लिमिट को बेसिकली आप सब जगह आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शंस में भी ये काम करता है. कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि वही ये लॉग वाली बात है, लॉग और मॉड जब हमने किया था तो वही तो हो रहा था. देखो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कोई निकलवा रहा है, तो सर आप एक काम करो, पहले जी एक्स के अंदर लिमिट पास कर दो और फिर उसका एफ वैल्यू ले लो. बात एक ही है ना. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम. नाउ व्हाट इज अ सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम बड़ी मज़ेदार सी थ्योरम है. इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं. सुनिएगा ज़रा ध्यान से. सैंडविच थ्योरम में क्या होता है समझो. मान लो 3 कर्व्स हैं, है ना. 3 कर्व्स कैसे हैं? एक कर्व कुछ ऐसा है लेट्स से, एक कर्व कुछ ऐसा है लेट्स से, है ना. तो ये 2 कर्व हैं, है ना. अब ये 2 कर्व कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा. जैसे ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है लेट्स से जी ऑफ एक्स. मैं एक और कर्व बना देता हूँ लेट्स से एच ऑफ एक्स, है ना. ऐसा एक और कर्व है जो कि है एच ऑफ एक्स. अब एक बात आपको पता है कि सर एच ऑफ एक्स जो कर्व है, एच ऑफ एक्स जो कर्व है सर, वो हमेशा बड़ा या इक्वल होता है किससे? एफ ऑफ एक्स से. और एफ ऑफ एक्स जो कर्व है वो हमेशा जी ऑफ एक्स से बड़ा होता है. मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में होता है. अब कोई भी आपसे कभी भी कहे, क्या कहे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अरे ये तो बड़ी मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है, फिर भी आप समझ लीजिए कि सर ए एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए एक पॉइंट है. इस ए पॉइंट को अगर एच ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस ए पॉइंट को अगर एच ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है, मतलब अगर x को a अप्रोच कर रहा है तो h ऑफ x किसी ना किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा, है ना. लेट्स से उस चीज़ की वैल्यू है लेट्स से l, है ना. तो वो वैल्यू है लेट्स से l, और फॉर्चुनेटली वही l वैल्यू है लेट्स से g ऑफ x की भी, कि अगर x a को अप्रोच करे तो g ऑफ x जो है वो भी l को अप्रोच करे. अब एक बात तय है क्लास कि f ऑफ x हमेशा h ऑफ x से छोटा होता है, g ऑफ x से बड़ा होता है. और अगर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेटली फिक्स्ड पॉइंट इस L को अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट A पर, तो अनडाउटेडली सर आप हमेशा कहेंगे कि अगर आपको दिया नहीं भी गया है तो भी आप कहेंगे कि f ऑफ a भी जो है सर वो L ही होगा. ये होना तय है ना. आप सोचो सर, ये फंक्शन सबसे ऊपर होता है, ये फंक्शन सबसे नीचे होता है, और ये इन दोनों के बीच में सैंडविच किया हुआ है, मतलब बना हुआ है, इन दोनों के बीच में से जा रहा है. और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये फंक्शन L को अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट पे, और ये फंक्शन भी L को अप्रोच कर रहा है. तो बीच वाला फंक्शन तो डेफिनेटली L ही होगा ना, वो तो वहीं से गुजरेगा क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है. तो उसके पास सकरा रास्ता ही वही है ना कि वो उस पॉइंट से गुजरे. तो यही बात आपकी सैंडविच थ्योरम में कही जाती है. क्या कही जाती है स्टूडेंट्स, हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग. वो कह रहे हैं सैंडविच थ्योरम, अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा है और जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे सैंडविच हो रहा है जैसा वहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, तो आप याद रखिए. और ऑब्वियसली ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए. तो एफ ऑफ एक्स की और एच ऑफ एक्स की लिमिट की जो वैल्यू है किसी पॉइंट पे वो है मान लेते हैं L.
तो जी ऑफ एक्स की भी लिमिट की वैल्यू एल ही होगी, ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अगर इतना समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें बहुत इजीली समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। फिर वो क्या कह रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। अगर इन्हें आप याद रखते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन और इजीली सोच पाएंगे या कर पाएंगे। चलिए पहला होता है एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की तरह होता है, बट एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हैं नहीं यहाँ पर। बट समझिए, अगर कोई कहे कि सर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस एन, तो आप उसे बिना सोचे समझे एन ए टू द पावर एन माइनस वन लिखेंगे, जहाँ पर आप इंश्योर करेंगे कि ए पॉजिटिव है। एक ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हमने अभी डिस्कस किया कि इन्फिनिटी को किसी पावर तक भी रेज करो तो अभी आप उसको इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, और वन अपॉन इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो होता है, याद रखिएगा। आगे, अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, तो क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है क्लास। जब जब m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब बेसिकली ये किसी डिग्री के पॉलिनोमियल आते, ये हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ये क्वाड्रेटिक हो, ये पावर 5 में हो, ये पावर 7 में हो, ऐसी चीज़ें हों, तो बड़ा डिपेंड करता है इन वैल्यूज़ पे कि इसका आंसर क्या होगा। आप बिना सोचे समझे आंसर दे सकते हो, बिना सोचे समझे आंसर कैसे दे सकते हो वो समझना क्लास। मान लो न्यूमरेटर में आपके पास है एक क्यूबिक एक्सप्रेशन, जैसे लिखा हुआ है 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, है ना, और डिनोमिनेटर में भी मान लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन है, बट कुछ और है, लेट्स से 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस लेस देन 9, है ना, इसमें x वाली टर्म है ही नहीं। बट बशर्ते मुझे पता है कि दोनों पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्यूब है, मतलब 3 है, तो अगर पावर 3 हो ना तो हमेशा इनकी कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो ही आंसर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता, क्या अप्लाई कर रहा होता स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहा होता, कौन सी लिमिट अप्लाई कर रहा होता, अगर मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, मतलब इसमें अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो आप बस इनकी कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो लिख दो। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी होंगी क्लास, आई एम रियली सॉरी, नॉट एक्जैक्टली द कांस्टेंट टर्म्स, जो हायर पावर वाली टर्म्स है उनका रेशियो, तो वो क्या होगा 7/8, यही इसका आंसर होगा। आप हमेशा ऐसे याद रखिए। दूसरी बात, सोच के देखो क्लास, अगर m n से छोटा है, मतलब अगर न्यूमरेटर में जो पावर है वो डिनोमिनेटर वाली पावर से छोटी है, मतलब कुछ ऐसा होता कि सर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में आपके पास कुछ ऐसे ही है जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, बट डिनोमिनेटर में आपके पास लेट्स से पावर 5 है ना, जैसे 8x टू द पावर 5 माइनस 8x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, है ना, कुछ ऐसा है। तो डिनोमिनेटर में हायर पावर है, न्यूमरेटर में छोटी पावर है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी समथिंग जो कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास इन्फिनिटी बचेगा, तो ये समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बचेगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। ये बात भी प्लीज़ आप याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी है डिनोमिनेटर से तो वो जीरो ही होगा। दूसरी दो और बातें क्लास हमेशा याद रखिए कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है दोनों ही केस में, तो वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा, बशर्ते ये दोनों केसेस आपको पता हो, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं, इन्हें आप एल हॉपिटल से या लॉपिटल रूल से भी याद रख सकते हैं। उससे कुछ लोग एल हॉपिटल कहते हैं और कुछ लोग एल हॉस्पिटल कहते हैं, कुछ लॉपिटल भी कहते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ लॉपिटल, क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है जहाँ पर एच साइलेंट है, और ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉपिटल है, तो एच भी साइलेंट है, तो लॉपिटल रूल होता है। चलिए फिर से सुनते हैं क्लास, यहाँ पर वो क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, सीधे सीधे वहीं से डिराइव हुए हैं। खैर इतनी बारीकियों में जेई नहीं पूछता है, वो जेई बेसिक से के कंसेप्ट्स को ही तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के आपसे सवाल करता है। हालांकि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो समझते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं जैसे अगर कोई कहे sin x अपॉन x या x अपॉन sin x, तो आप बेशक उसे बिना सोचे समझे 1 लिखेंगे। जब भी मुझे क्वेश्चन में sin x या उसके आसपास की कुछ चीज़ें दिखेंगी तो मैं उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। नॉट जस्ट दैट, द सेम फॉर्मूला अप्लाइज ऑन 10x एज वेल, कि 10x अपॉन x या x अपॉन 10x ये भी 1 को लीड करेगा, इस बात को याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स एक और बात ज़रूरी है कि साइन इन्वर्स x अपॉन x या फिर x अपॉन साइन इन्वर्स ये भी 1 को ही लीड या अप्रोच करता है, ये बात भी याद रखिएगा। सिमिलरली tan इन्वर्स x अपॉन x या x अपॉन tan इन्वर्स x वो भी 1 को अप्रोच करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, इसे प्लीज़ याद रखिए। एक बात जो यहाँ पे लिखना शायद ये लोग भूल गए या नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा होगा कि सर अगर x 0 को अप्रोच करे, इन सब में कंडीशन क्या थी क्लास कि x 0 को अप्रोच कर रहा था, मतलब रेंडमली कोई भी वैल्यू अप्रोच करे तो ऐसा नहीं होगा, 0 अप्रोच करना ज़रूरी है। तो इस लिमिट x अप्रोच इज 0, cos x ऑब्वियसली 1 होता है, आई होप आपको पता है, cos 0 इज़ 1, तो वैसा ही कुछ ये सिनेरियो है ना। आगे बढ़ते हैं क्लास।
आगे सुनते हैं। आई होप ये बात पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स -1 से 1 के बीच ऑस्किलेट होता है। तो अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो पता नहीं है कुछ वैल्यू क्या है, लेकिन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगी -1 से बीच, क्योंकि कॉस एक्स और साइन एक्स का फंक्शन ही ऐसा है ना, वो हमेशा बस ऐसे ही चलता रहता है। तो सर ऑब्वियसली वो -1 से 1 के बीच होगा। मतलब कोई कहे कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच ही होगा, क्योंकि वो कहीं जाते ही कहाँ है, वो ना तो -1 से छोटा होता है ना 1 से बड़ा होता है, तो बस इसी के बीच कहीं चल रहा होगा। चलिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी साइन एक्स, मतलब या तो आप इसको किस पे अप्लाई कर दो, साइन एक्स पे, या तो अप्लाई कर दो इसको आप साइन एक्स पे, या फिर यही अप्रोच, यही लिमिट आप जो है लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, या आप अप्लाई कर दो कॉस एक्स पे। ये आई डोंट नो क्या होता है, बट ये कुछ फाइनाइट होता है, मतलब ये इन्फिनिटी नहीं होता है, दिस इज समथिंग फाइनाइट, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइन एक्स अपॉन एक्स से बनती है, टेन एक्स अपॉन एक्स से बनती है, बस आप इसको वर्कआउट करेंगे तो ये बन जाएगा। मैं नहीं चाहता आप इस फॉर्मूले को रटें, मैं आपको ये सिखा दूंगा। सिमिलरली ये भी हमारे स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनको हम अप्लाई करके सारे रिजल्ट बना लेंगे। आई वुडेंट से कि आप इन्हें रटिए, याद करिए, हमको जब भी क्वेश्चन में लगेगा ना, मैं ये सब चीज़ें आपको बनाना सिखा दूंगा, तो चिंता मत करना। चलो, कुछ ज़रूरी और प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, log ऑफ 1 + x अपॉन एक्स, मतलब फॉर्मूला होता है log ऑफ 1 + x अपॉन एक्स। आप इसे हमेशा log e लिखते हैं, एंड आई वुड से कि आप यहाँ पर भी लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अब लॉपिटल रूल क्या होता है वो भी सीख ही लेते हैं। लॉपिटल रूल होता है स्टूडेंट्स कि मान लो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब आगे की स्लाइड्स में हो गई तो हम उसको हाथों हाथ डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल मैं लॉपिटल रूल डिस्कस कर ही लेता हूँ, है ना। जैसे कि मैं लॉपिटल रूल पे आऊँ तो हम पहले लॉपिटल रूल समझ लेते हैं, क्योंकि उससे मैं आपको ये सारे रूल समझा दूंगा फटाफट। लॉपिटल रूल क्या कहता है क्लास, जैसे समझो दो फंक्शंस हैं, है ना, दो फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, है ना। और मुझे दिया जा रहा है निकालने को क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो दो बातें स्टूडेंट्स, दो बातें ये कि ए रखने पर यानी एफ ऑफ ए या जी ऑफ ए, वो या तो दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब या तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, या फिर f अपॉन एफ ए और जी ऑफ ए रखने पर दोनों एफ ए और जी ए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन जाते हैं। तो या तो ये 0/0 फॉर्म, या फिर ये अगर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो है, तो 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। तो इसका सोल्यूशन लॉपिटल रूल से बहुत ईजिली दे दिया जाता है। लॉपिटल रूल ये कहता है क्लास कि आप एक काम करो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, जो कि जनरली बहुत बार बन रहा होता है, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों ही 0 को अप्रोच करें, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच करें, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0। तो हमेशा आपका ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की जो एक्सप्रेशन, इसकी जो लिमिट है वो दी जाती है सेम फंक्शंस इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके। मैं आपको क्वोशिएंट रूल लगाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो, मैं कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर को आइसोलेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अपना अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर से सेम लिमिट रख दीजिए। मतलब फिर से सेम लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसे हम कहते हैं एफ डैश एक्स, और जी एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसे हम कहते हैं जी डैश एक्स। और इस वजह से आपकी आंसर, आपकी वैल्यू और जल्दी आ जाएगी। मान लो इन केस अगर एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स भी मान लेते हैं 0 को या इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब एफ डैश ए और जी डैश ए दोनों ही 0/0 बना देते हैं, या फिर एफ डैश ए और जी डैश ए दोनों ही इन्फिनिटी फॉर्म बना देते हैं, तो अब वापस रीडिफरेंशिएट कर दो, अब वापस उसको एफ डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स निकाल दो, आप वापस ऐसे करते चले जाओ जब तक आपका कोई फाइनाइट आंसर ना आ जाए। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। यही बात बड़ी आसान सी थी जो मैं कहना चाह रहा था, तो इसे याद रखिएगा। क्या है लॉपिटल रूल, कि पहली बात तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों या तो 0 को अप्रोच करें या फिर दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच करें, दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए 0 पर, मतलब ए पर, दोनों ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए पर। और एक और बात, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स कंटिन्यूस हैं ए पर, तो आप हमेशा याद रखिए कि एक्स जब ए को अप्रोच करता है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स पर, तो एक्स ए को अप्रोच करेगा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स पर, और ये वैल्यू सेम होगी। बस ये इंश्योर करना होगा कि जी ए 0 नहीं होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता है ना। आगे बढ़ेंगे क्लास, आगे मतलब वापस पीछे आएंगे हमारे सेम कंसेप्ट पर जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। काफ़ी क्रूशियल से फॉर्मूले स्टूडेंट्स, इसलिए इस बात को समझिए। अब समझो बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होता है समझो। जैसे ही आपने 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा तो ये हो रहा है log 1 और ये हो रहा है 0, log 1 भी 0 होता है। तो जैसे ही 0 रखते हो तो क्या बन जाती है, ये बन जाती है 0/0 फॉर्म। और द मोमेंट यू गेट 0/0 फॉर्म, हमारे दिमाग में लॉपिटल रूल आ जाता है, और लॉपिटल रूल कहता है
कि सर न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से, तो log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्लास, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय इस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने चेन रूल अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स, और फिर न्यूमरेटर में तो ये किया, और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली न्यूमरेटर में मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स का भी डिफरेंशिएशन किया जो कि हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो भी हो जाएगा 1, और फाइनली मैं वैल्यू क्या रखूँगा स्टूडेंट्स? मैं वैल्यू रखूँगा वही लिमिट x अप्रोचेस 0, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो देखो 0 अगर हुआ तो x की वैल्यू 0 रखी तो 1/1 दैट्स 1। तो ऐसा कुछ करके आप बहुत ईजिली इन सारी लिमिट्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेम थॉट के बेसिस पर आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही होंगी। ज़रा इस स्लाइड को देखिए स्टूडेंट्स और दिमाग लगाइए कि चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही हैं। जैसे आपने लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सेम तरीके के फॉर्मूले। आप हमेशा याद रखिए a⁻x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a बेस e, है ना, जब x 0 को अप्रोच करे। नॉट जस्ट दैट, ये काफ़ी क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा a⁻x की जगह अगर e हो जाता है तो हो जाता है log e बेस e, और उस केस में आंसर होगा 1। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स की अगर a⁻x में x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वैरी करता है। अगेन हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं कि वो बेस क्या है, अगर वो 0 से 1 है तो ये 0 को अप्रोच करेगा, अगर वो 1 है तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है। और अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब जब a 1 से ज़्यादा हो। इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात है। अगर a⁻x का ग्राफ बनाएं जब a > 1 है तो ऐसा होता है, इसलिए वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर आप a⁻x का तब ग्राफ बनाएं जब a⁻x में a जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी पर। और अगर a 1 है तो 1 की पावर x क्या होता है? 1 खुद, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो इन्फिनिटी पर भी 1 को ही अप्रोच करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स 1⁻∞ फॉर्म, ये काफ़ी ज़रूरी बात है, इसे सीधे सीधे याद रखिएगा, मतलब इसे एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। सुनिए, हम जनरली और यूजुअली इसे ऐसे यूज़ कर रहे होंगे कुछ ऐसा। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? अगर f(x) जब a को अप्रोच करे तो 1 को अप्रोच करे, और g(x) जब x a को अप्रोच करे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। यानी हमारे पास क्या दिया जा रहा है? एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जा रहा है f(x) और उसकी पावर दी जा रही है g(x). बशर्ते इसमें एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि अगर x जब a को अप्रोच कर रहा है, x जब a को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो बेस है ये 1 को अप्रोच कर रहा हो और पावर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। मतलब आपकी 1⁻∞ फॉर्म जब भी बन रही हो, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आपकी 1⁻∞ फॉर्म बन रही हो तो इसका सोल्यूशन आप देंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका सोल्यूशन देंगे, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी f(x) में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इसे पावर से यहीं कहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर पर रेस कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर पर रेस कर दीजिए वाइल अप्लाइंग दिस, कि आप इस एक्सप्रेशन को वापस लिमिट x अप्रोच a अप्लाई करें, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन विल बी रेज्ड एज द पावर ऑफ e, मतलब ये पूरे e की पावर में रेज हो जाएगा। बस यही सीधा सीधा सोल्यूशन है, इसे याद रखिएगा। ये बात मैं और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवा दूंगा, बट फिलहाल इसे ऐसे समझिए कि जब भी आपको 1⁻∞ फॉर्म दिखे तो जो वो 1 और इन्फिनिटी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पावर इन्फिनिटी है 1 में से, मतलब ये जो f(x) है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो f(x - 1 इंटू g(x), और इस पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर में रेज कर दीजिए, यही आपका हमेशा आंसर होगा। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, जैसे ये x 0 को अप्रोच करे तो 1 + x⁻1/x e को अप्रोच करता है, 1 + x⁻x e को अप्रोच करता है। ये स्टैंडर्ड से एक्सपोनेंशियल, मतलब ये ना, ये बाइनोमियल एक्सपांशन से निकाली गई चीज़ें हैं, तो आप सीधे सीधे इनके रिजल्ट याद रखिए, और रिजल्ट याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इतनी पूछी नहीं जाती हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी f(a) इस तरह की फॉर्म को लीड करता है तो ऐसी हम लिमिट्स को अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं। मतलब जनरली आपकी लिमिट्स के क्वेश्चंस इन तरीक़ों में लीड होंगे, मतलब 0/0 बन रहा होगा, ∞/∞, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आप ये मत कहना कि सर 0 से 0 कैंसिल करके 1 बना दिया, या इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल करके 1 बना दिया, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है। ऐसी बातें प्लीज़ मत करिएगा, है ना। मतलब कोई कहे कि 0 × इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, या 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, ऐसी बातें प्लीज़ मत करिएगा ना, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो
बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। जनरली ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब एक्सप्रेशन हमारा 0/0 फॉर्म में बन रहा हो। तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि जब भी 0/0 इन्फिनिटी बन रहा है ना, लॉपिटल, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, वैल्यू लगाओ, आंसर आएगा, सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्लास। सेम रैशनलाइजेशन, जब 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है, रैशनलाइजेशन मतलब वही मेथड जब हमारा कुछ दिया हो तो उसको डिनोमिनेटर का हम नेगेटिव लेकर उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ ऐसी सी कहानी। अगेन आई वुड से कि अगर 0/0 और इन्फिनिटी बन ही रहा है तो लॉपिटल रूल, आई वुड से ऑलवेज कि फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन हमेशा आपके पास होंगे, बट इनसे भी अच्छे तरीके होते हैं लॉपिटल। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लॉपिटल चीज़ों को बहुत लेंदी बना देता है और रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो सोच लेना कि आप लूप में तो नहीं जा रहे हैं, मतलब लॉपिटल की वजह से और आप प्रॉब्लम बढ़ा तो नहीं रहे हैं, बिगाड़ तो नहीं रहे। अगर ऐसा हो रहा हो तो फटाफट इनके थ्रू भी सोचा जा सकता है। हम एक और बात की कोशिश करेंगे क्लास कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल लीड्स टुवर्ड्स ज़ीरो, और जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे ज़ीरो को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। हम ज़ीरो को न्यूमरेटर में इसलिए रखेंगे क्योंकि ज़ीरो अपॉन एनीथिंग इज़ ज़ीरो। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा कुछ हमेशा बनता या आता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। To evaluate x approaches infinity types limits, we write the given expression in the form numerator upon denominator. Again, ये ना सिनेरियो पे डिपेंड करता है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक डेफिनेशन पे आपको ये नहीं समझा सकता कि ये कैसे होता है। आप याद करिए वो जो हमने अलग अलग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की थी, वो अलग अलग सिनेरियोज थे। जैसे जब पॉलिनोमियल्स की दोनों की डिग्री सेम थी तब आंसर क्या आ रहा था, जब पॉलिनोमियल में से न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा थी तब आंसर क्या आ रहा था, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा थी तब आंसर क्या आ रहा था। तो बस उन सिनेरियोज़ को ही यहाँ पर वो जनरलाइज़ कर रहा है। आई वुड से कि इतनी डेफिनेशंस के बजाय हम एग्जाम्पल से इन्हें और समझेंगे। हम फाइनली आते हैं हमारे लॉपिटल रूल की तरफ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं चीज़ें बढ़ाऊँ आगे तो मुझे दिख रहा है कि आई होप हम कुछ और स्टैंडर्ड लॉपिटल के रिजल्ट पर आ रहे हैं। लॉपिटल के रिजल्ट बड़े आसान से और इंटरेस्टिंग से होते हैं स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स ये होते हैं कि जैसे अगर आपको दिया जा रहा है क्या log 1 + x, तो ये कुछ ना एक्सपांशंस हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लॉपिटल रूल नहीं है, ये कुछ एक्सपांशंस है जो आपको याद रखने चाहिए। ये कुछ एक्सपांशंस है जिनको याद रखने से आप लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे। जैसे जब भी log 1 + x लिखा जाता है ना तो उसका मतलब होता है x - x²/2 + x³/3 माइनस, मतलब जो पावर इवन है ना, जो भी इवन पावर है उनके आगे नेगेटिव साइन आता है। बस इतनी सी कहानी। दूसरी बात, -x रख दोगे तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि इवन तो इवन रहे हैं जो कि पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन जो ऑड टर्म्स हैं उनके आगे भी नेगेटिव आ जाएगा। e⁴x का एक्सपांशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत काम का है और बहुत काम आता है। e⁴x के साथ आप प्लीज़ sin x और cos x के एक्सपांशन भी याद करिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रादर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, e⁴x, sin x और cos x एंड येस ऑफ कोर्स log 1 + x। ये चार एक्सपांशन याद रखिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। कई बार आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा होगा तो आप सोचेंगे कि शायद एक्सपांशन अप्लाई कर दें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कंटिन्यूटी पे बात कर लेते हैं। हमने जैसा अभी डिस्कस किया, कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूसली बनता रहे, फंक्शन के ग्राफ में कहीं ब्रेक ना आए, फंक्शन के ग्राफ में कहीं डिसकंटिन्यूटी ना आए। मतलब मैं फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर पाऊँ बिना पेन को लिफ्ट अप किए, मतलब एक लेमन टर्म की डेफिनेशन है। बट टेक्निकल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी क्लास? इफ़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज़ नो ब्रेक और नो गैप then it is continuous. A function which is not continuous is called a discontinuous function. For example, x⁴e या e⁴x are continuous, मतलब चलता चला जाएगा। आप e⁴x का ग्राफ बनाइए, e⁴x क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ ऐसा बनता चला जाएगा, ये बन रहा है, मतलब ये आराम से, मतलब बिना पेन को लिफ्ट अप किए बनाते जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बनाऊँ कैसा, एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है क्लास? वो कुछ ऐसा 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 चलता ही चला जाता है, राइट। और जब ऐसा चलता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, हर बार मुझे पेन लिफ्ट अप करना पड़ा, यहाँ फिर मैंने पेन उठाया, फिर यहाँ फिर यहाँ, तो इसमें गैप्स हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है क्लास कि आप हमेशा क्या करेंगे, उस फंक्शन के जिस पॉइंट पे आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप हमेशा दो चीज़ें निकालिए, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू। अब सर ये दो नई चीज़ क्या ले आए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि ए को अप्रोच करना बट उससे छोटी वैल्यू से, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि ए को ही अप्रोच करना उसकी बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से। यानी ध्यान से सुनिए, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस at a point x is equals to a if on obviously in its domain if and only if it satisfies following conditions। क्या क्या?
पहली बात तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका वजूद तो हो, मतलब वो नॉट ही डिफाइंड हो जाए, वो नॉट डिफाइंड हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू ही वहाँ नहीं है, तो लिमिट निकाल के कर क्या लोगे आप, वो फंक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब इट्स लाइक एक फंक्शन था, इसका ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, मतलब ये पॉइंट लेट से ए है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है, मतलब इन्फिनिटी है। तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड साइड से यहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ आ रहा है, बट बीच में इस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं है मान लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती नहीं होती अलग बात थी, बट मान लो ए पर वो डिफाइंड ही नहीं है, उसने ब्लैंक ऐसा डॉट सर्कल बना दिया, मतलब यहाँ पे वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फंक्शन है ही नहीं सर, तो लिमिट निकाल के कर क्या लोगे। जब फंक्शन वहाँ पे है ही नहीं, मतलब फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहाँ पे तो गैप आना तय है ना। मतलब लिमिट्स क्या करेंगी उसमें, मतलब अगर एक सिनेरियो आप ऐसा मान लेते, जैसे सोच लो एक सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, ये फंक्शन का ग्राफ है ना, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पे फंक्शन होता ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मान लो आप राइट हैंड लिमिट निकालते तो वो कहती सर यहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो वो यहाँ पहुँचा रहा होता है, पर यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है ना, यहाँ पे तो खाली है, वॉइड है, गैप है, तो यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी कैसे आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो वो ये कह रहा है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब एक्स को ए को अप्रोच करवाना, लेकिन ए के लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स को ए की तरफ अप्रोच करवाना लेकिन ए के राइट हैंड तरफ से, तब एफ ऑफ एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, मतलब ए को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स किधर आ रहा है, और जब ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स किस तरफ जा रहा है। अगर ये दोनों सेम तरफ जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, और वो कन्वर्ज होने वाले पॉइंट का एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी है, अगर ये तीनों पॉइंट वहाँ पर हैं कि इधर से भी यहीं आ रहे हैं, यहाँ से भी यहीं आ रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे भी वो है, आई होप आप बात समझ रहे हो। आप चेक करना चाह रहे हो तो चेक कैसे करोगे कि कोई इंसान यहाँ खड़ा है या नहीं, तो मैं इधर से आके देख लेता हूँ, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता इधर से आके देख लेता हूँ, तो हाँ दोनों रास्ते उस शख्स की तरफ लीड कर रहे हैं, बट वहाँ पे वो शख्स ही नहीं है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी ना, वहाँ पे कोई वॉइड आ रहा है, वहाँ पे गैप आ रहा है, ये वो पॉइंट है। चलिए तो फाइनली वो क्या कह रहा है, लेफ्ट कंटिन्यूस ऐसा कुछ होता है और राइट कंटिन्यूस कुछ ऐसा होता है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बाकी हमारी और भी काम की बातें आने वाली हैं। फिर वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी, मतलब अब वो पूरे ओवरऑल उस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं। तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी होती है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, बट किसी पूरे इंटरवल में चेक करना है तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स पे चेक करना होगा। तो क्या कह रहे हैं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए टू बी, अगर वो ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स अगर ए से बी में कंटिन्यूस चेक करना है तो भी मेरी कंडीशन यही है कि वो ए से बी में ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, और दो चीज़ें कि उसकी ए पर राइट हैंड लिमिट और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, ये दो बातें और होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें ट्रू नहीं हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा। ये दोनों बातों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। रिजल्ट्स ऑन कंटिन्यूस फंक्शंस। सो कंटिन्यूस फंक्शंस के रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लास की। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, ये सब कंटिन्यूस होते हैं। यानी मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कंटिन्यूस। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सर एक मिनट, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में मुझे गड़बड़ लग रही है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट वो पॉइंट्स जहाँ पर कॉस एक्स जीरो हो रहा होगा, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। टेन थीटा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, आपको पता होगा ना। अगर मैं टेन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ तो कैसा होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा कुछ ऐसा सा चलता है, मतलब मैंने बहुत प्रॉपर नहीं बनाया है, फिर वापस वो कुछ ऐसा सा चलता है, फिर वापस कुछ ऐसा सा चलता है, तो वो हर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, मतलब यहाँ डिसकंटिन्यू हो रहा है, देखो ब्रेक हो रहा है फंक्शन। मतलब कहने का ही मतलब है कि जहाँ कॉस जीरो हो रहा है, जहाँ पर कॉस एक्स जीरो हो रहा है, मतलब 90 के मल्टीपल्स पर, वहाँ टेन थीटा नॉन एग्जिस्टिंग होता है, वहाँ पर टेन थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स। एक और बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, कोई भी पॉलिनोमियल एक्स की किसी भी वैल्यू पर कंटिन्यूस ही होता है। ये बात आपने अगर डिस्कस की है तो आपको याद होगा कि फंक्शंस के वक्त शायद मैंने थोड़ी क्लैरिटी आपको दी थी कि अगर मैं एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ले रहा हूँ तो वो हमेशा कंटिन्यू होता है, और अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल भी ले रहे हो तो वो भी हमेशा कंटिन्यू होता है। बस उसका कंस्ट्रेंट ये होता है कि उसका या तो मिनिमा आ रहा होता है या मैक्सिमा आ रहा होता है। मतलब वाई एक्सिस पे, पूरे वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पर एक्स एक्सिस पे तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। खैर वो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करे या ना करे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पर पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा, उनके ग्राफ्स हमेशा कंटिन्यूड रहते हैं। मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मना नहीं करेंगे।
तो इस वजह से वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहते हैं, मतलब वो अपने आप को हमेशा कंटिन्यूड ही रखते हैं, कहीं वो ब्रेक नहीं होते। पॉलिनॉमियल फंक्शंस बड़े अच्छे हैं इस मामले में। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आए तो और बढ़ते हैं। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट वेयर इट इज डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो अगर आप दो पॉलिनॉमियल फंक्शंस का डिफरेंस ले लें, वही सेम कहानी, अगर मैं x² + 2 अपॉन x³ + 3 ले लूँ, तो बस ये इंश्योर करना है कि ये जो x³ + 3 है बस ये ज़ीरो ना हो। जहाँ जहाँ ये ज़ीरो हो रहा होगा वहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। बस इतनी सी बात का ध्यान रखिए, है ना। अगली बात, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑब्वियसली आप इनके बस ग्राफ देखिए, ग्राफ देख के आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे मैं फटाफट अगर डिस्कस करूँ तो याद करो स्टूडेंट्स, फटाफट एवरीवन, देखो हमने देखा है मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये डेफिनेटली कंटिन्यूस फंक्शन है ना। हमने log x का ग्राफ देखा है, जब a > 1 हो तो ऐसा होता है। जब log x का ग्राफ में देखता हूँ a < 1 तो कुछ ऐसा होता है ना। और दोनों ही केस में कंटिन्यूस है। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूँ, एक्सपोनेंशियल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, याद करो। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, a⁴x जब a⁴x जब a 0 से 1 के बीच है, और ये हमारा a⁴x जब a 1 से बड़ा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। इवन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बता दूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे स्टूडेंट्स, मेजरली मैं sin x और cos x की बात कर रहा हूँ। तो sin x और cos x ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। इसके अलावा फिर प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ आती है क्लास, tan x में प्रॉब्लम आती है, cos x sec में भी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो 1/sin और 1/cos होते हैं। तो sin और cos कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी जीरो होते हैं वहाँ पर sec और cos x ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड या डिसकंटिन्यू होते हैं। सेम इज ट्रू फॉर कॉट, क्योंकि tan कहीं कहीं जीरो होता है, तो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल यानी 1/tan थीटा। तो जहाँ जहाँ tan जीरो हो रहा होगा वहाँ भी कॉट नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जो आप याद रखेंगे आई बिलीव। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो और बातें वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये सारी बातें भी लॉग, एक्सपोनेंट, ट्रिगो, इनवर्स, मॉड्यूलस, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, अभी हमने देखा। लेकिन हमको पता है जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डिसकंटिन्यू होता है। इवन आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन कैसा होता है आपको याद है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता चला जाता है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि आपने बनाया फिर पेन लिफ्ट किया, फिर बनाया फिर पेन लिफ्ट किया, तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी डिसकंटिन्यू होता है, याद रखिएगा, है ना। फिर वो क्या कह रहा है, g ऑफ x अगर कंटिन्यूस है x = a पर, और f कंटिन्यूस है g ऑफ a पर, तो g ऑफ f ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा। ये बात याद रखिएगा। क्या कह रहा है वो, अगर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं तो इनके कंपोजिट भी कंटिन्यूस होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा। इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक फंक्शन दे देगा, दूसरा दे देगा, फिर पूछेगा कि इनका कंपोजिट कंटिन्यूस है नहीं। तो बस ये चेक कर लो कि क्या वो दोनों पॉइंट फंक्शन दिए गए हैं, क्या वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हैं। अगर वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिट भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। वो क्या कह रहा है, f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन a to b such that f of a and f of b are opposite signs, then there is at least one value। देखो इसका मतलब है, सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये प्रॉपर्टी, अगर आप इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ पाए तो। देखो समझो बात को, जैसे मान लो एक कंटिन्यूस फंक्शन है ना, मान लो एक कंटिन्यूस फंक्शन है कुछ ऐसा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही ग्राफ बनेगा, बट ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ऑब्वियसली एक बन सकता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ सकता है, बट इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो बस मैं भी समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है लेट्स से ए, और लेट्स से एक पॉइंट है लेट्स से बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एफ ऑफ ए निकालो, है ना, तो एफ ऑफ ए निकालोगे तो ए पे आप इस फंक्शन का ग्राफ ढूंढोगे, वो यहाँ पे आता है। तो जैसे ही आपने एफ ऑफ ए निकाला तो ये आ रहा है एफ ऑफ ए। फिर बोलता हूँ कि सर एफ ऑफ बी निकालो, तो आपने बोला कि सर एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, बी को यहाँ पे मिलाते हैं, ये मिलता है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ बी आ रहा है। तो पहली बात तो ये निकल के आ रहा है कि एफ ऑफ ए नेगेटिव है। आई होप आपको दिख रहा है, ओरिजिन के नीचे तो ये नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी ओरिजिन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। तो कभी भी कोई ऐसा कहे कि एक फंक्शन जो है वो ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है, और एफ ऑफ ए नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उसको नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करनी पड़ेगा ना। अरे अभी तो वो 2 बार कर ले रहा है, कहाँ पे कर ले रहा है, 1 2 3, पर मिनिमम एक बार तो इंटरसेक्ट करेगी ना। आप सोचो वर्स्ट केस क्या होता, वर्स्ट केस कुछ ऐसा हो जाता ना, ये मतलब ये हो जाता एफ ऑफ ए, ये हो जाता एफ ऑफ बी, तो ये होता नेगेटिव, ये होता पॉजिटिव। उस केस में भी उसको एक बार तो एक्स एक्सिस से गुजरना ही पड़ता ना। अगर वो कंटिन्यूस होता तो, डिसकंटिन्यूस होता तो जंप करके चला जाता, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट मेरा कहना है कि अगर वो कंटिन्यूस है और एक पे वो नेगेटिव है, दूसरी जगह पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस है, तो वो डेफिनेटली कम से कम एक बार तो ज़ीरो हो गई होगा। खैर इस केस में वो 3 बार हो गया, पर कम से कम एक बार तो वो ज़ीरो होगा ही होगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे फिर से, वो क्या कह रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है,
ए से बी के बीच में डिफाइंड है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हमेशा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स वैनिश होता है, एफ ऑफ एक्स जिस पर जीरो हो जाता है, मतलब वो सी वैल्यू जो होती है वो ए से बी के बीच में लाई करती है, और एफ ऑफ सी वहाँ पर क्या हो रहा होता है, जीरो। आप इस बात को हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए उसने मॉड्यूलस फंक्शन के एग्जांपल लिया कि अगर मैं 1 पे मतलब 0 पे डिफाइन कर रहा होता, मतलब वो उसने उसको शिफ्ट कर दिया है, हालांकि पहले हम समझते हैं क्या होती है। याद करिए डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन मतलब किसी कर्व की टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप तो तब निकलेगा ना जब टेंजेंट हो, तो अगर टेंजेंट ही यूनिक नहीं है तो स्लोप भी यूनिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट यूनिकली डिफाइन होनी चाहिए हर कर्व की। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो कर्व की टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, और कर्व की अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो उसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। क्या आपको लाइन समझ आई? यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट 1 पे मैं देखूँ तो सर 1 पे यूनिक टेंजेंट नहीं है, 1 पे मैं बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी पॉइंट्स पे आप यहाँ ड्रॉ करो, आप यहाँ पे ड्रॉ करो तो यहाँ पे मैं टेंजेंट बना पा रहा हूँ, आप यहाँ ड्रॉ करो तो यहाँ पे मैं टेंजेंट बना पा रहा हूँ। बाकी हर पॉइंट पे मैं यूनिक टेंजेंट बना पाऊंगा, लेकिन 1 पे नहीं बना पाऊंगा, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। मतलब बेसिकली या तो वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब वहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ही ना हो, तो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है तो टेंजेंट कैसे बनाओगे, या फिर उसको कॉर्नर मिल जाए, एक शार्प टर्न मिल जाए। अगर वो एक शार्प टर्न ले रहा है, जैसे ये है ना, कर्व कभी कभी शार्प टर्न लेते हैं क्लास, जैसे ये, तो ये जो टर्न्स हैं शार्प टर्न्स हैं। अगर कर्व ऐसे बन रहे हो जहाँ पे शार्प टर्न्स हो, जैसे ये क्या एक शार्प टर्न है, और इन शार्प टर्न्स पे अगर आप इसका टेंजेंट बनाओगे तो आप बहुत सारी टेंजेंट्स बना सकते हो। यहाँ पे बनाओगे तो बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती हैं, एंड दैट्स वाई इन शार्प टर्न्स पे या इन कॉर्नर्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, तो तीनों बातें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ आई। चलिए अगर ये क्लियर हो रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी जब 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 डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है अगर ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है लेट्स से x2, y2, है ना, तो इस लाइन की स्लोप में क्या कहता है? उस लाइन की स्लोप में कहता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी बात को इन लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी बात को उन्होंने लिख रखा है। जैसे समझो, जैसे बात को समझो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे कर्व है ना, जैसे कर्व है, इस कर्व की मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ लेट्स से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ। इस कर्व की मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट पे। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और इससे थोड़ा आगे होगा लेट्स से ए प्लस एच, है ना। ए पर ये कुछ ये है, और ए प्लस एच पर ये कुछ ये है। ए पर इसकी वैल्यू है एफ ऑफ ए, और ए प्लस एच पर इसकी वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच y2, ए प्लस एच x2, एफ ऑफ ए y1 और ए क्या हुआ x1। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस लूँ तो मुझे इस टेंजेंट की स्लोप मिलने लगेगी, है ना। तो स्लोप क्या, ऑल्दो वो एग्जैक्ट टेंजेंट नहीं है, बट थोड़ा मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या भाई, अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। अब अगर मैं ये कोशिश करूँ कि ये h कम से कम हो, h कम से कम हो, मतलब h छोटे से छोटा पॉसिबल नंबर हो, मतलब h किसको अप्रोच करने लगे, 0 को। अगर मैं लगा दूँ तो h a के करीब आने लगेगा, क्योंकि a में h ऐड किया तो हम a से थोड़ा आगे शिफ्ट हुए, तो h को मैं बहुत छोटा करने लगा। तो जितना छोटा करूँगा वो a प्लस एच a के उतना करीब होगा, और जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा ये लाइन इस पर ओवरलैप करने लगेगी, और फाइनली इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। मतलब इसमें क्या लगा दे रहा हूँ मैं, इस पर लगा दे रहा हूँ लिमिट h अप्रोचेज 0। और जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे तो चीज़ें आई थिंक आसान हो रही हैं। क्योंकि आसान क्यों हो रही हैं भाई, ये आसान इसलिए हो रही हैं स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे दिख रहा है, अब देखो कैसे, a प्लस एच और a तो ऐसे ही है, एफ ऑफ ए प्लस एच और a, बट ये ऐसे ही कैंसिल। तो फाइनली जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो डिफाइन की जाती है लिमिट, और आपका ये जो है ये h अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। दिस इज हाउ यू डिफाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आपने स्लोप निकाल ली, स्लोप हो रही है ना, तो यही कहानी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इसी से हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करेंगे, है ना।
अब ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव है क्योंकि आपने a प्लस एच किया, अगर आप a माइनस एच करते तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप कुछ नहीं करोगे, आप a प्लस एच की जगह a माइनस एच रखोगे, तो a माइनस एच माइनस ए डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा माइनस एच। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एफ इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू होल्ड करता है उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पर। इस बात को भी याद रखिएगा। जो कॉमन लिमिट होती है इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ऑब्वियसली इस फंक्शन को ही उसका डेफिनेट डिफरेंशिएशन, मतलब उसका बेसिक डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन, डेफिनेट नहीं उसका बेसिक सा डेरिवेटिव। चलिए, ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं क्लास डिफरेंशिएबिलिटी पर, जैसे हमने कंटिन्यूटी पर पढ़े, ऐसे कुछ रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। इन्हें भी आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने जैसे हमने लिमिट्स की, कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसी तरह के से आपने डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। एक बार हम साथ में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखा है समझिएगा। देखो क्या कह रहा है वो, बहुत ध्यान से देखिए। एवरी पॉलिनोमियल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स इज इक्वल टू आर। मतलब हमारे जो नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, वो सीधे सीधे कंटिन्यूस फंक्शन है, कर्वी फंक्शंस हैं, कहीं शार्प टर्न नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये जो फंक्शंस हैं हमेशा एक्स की किसी भी वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एंड यस ऑफ कोर्स लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उनकी डोमेन में, मतलब ऑब्वियसली कहीं भी जहाँ वो नॉट डिफाइंड है, जैसे लॉग जहाँ नहीं डिफाइंड है, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारा 10x जहाँ जहाँ नहीं डिफाइंड है, उनके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ पे बहुत स्मूथली डिफरेंशिएबल होंगे क्योंकि वो सारे कर्व स्मूथ हैं, कोई शार्प टर्न नहीं है। सिमिलरली हमने ये बात की है, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं जैसे कंटिन्यूस हुआ करते थे तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और इवन कोशेंट भी डिफरेंशिएबल होगा। एक ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस बात को समझो क्लास, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की पहली कंडीशन ही क्या थी कि वो कंटिन्यूस होगा, तभी तो जाके वो डिफरेंशिएबल बनेगा। बट मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, जैसे ये वाला फंक्शन, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन यहाँ पे इसने शार्प टर्न ले लिया, और जैसे ही शार्प टर्न लिया वो कंटिन्यूस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ याद रखिएगा। अब फाइनली अब हम आते हैं हमारे पार्ट पर, जहाँ पर हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं क्लास, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ट्राई करिए स्टूडेंट्स। हमारा यूजुअल मेथड, आप पहले ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से समझेंगे, और नहीं होता है तो सोल्यूशन देखेंगे। आई होप आपने खुद से ट्राई किया क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। अब हम साथ में इसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है क्लास, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, राइट। तो क्या इसकी वैल्यू होगी वो हमसे पूछ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चंस को देखकर डरना या घबराना मत, आप आसानी से सोच सकते हो। देखो इसकी लिमिट पूछी जा रही है, किसकी लिमिट पूछी जा रही है सर, लिमिट पूछी जा रही है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 और क्या पूछा जा रहा है, मॉड ऑफ एक्स रेज्ड टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ तो ये पता है कि ये कुछ थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शंस हैं। कौन कौन, दोनों, मॉड एक्स भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। तो मैं काम करता हूँ, सीधे सीधे लिमिट निकालने के बजाय मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालता हूँ। तो मैं 0 की राइट हैंड लिमिट और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तरफ से निकालता हूँ। तो जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब मैं 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब -0.1 -0.2 इस तरफ से 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 0 से राइट हैंड साइड से देखूंगा, मतलब 0 को अप्रोच करूंगा लेकिन 0 की पॉजिटिव साइड यानी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और फिर मैं 0 की तरफ आऊँगा, है ना। बशर्ते मैं ये ज़रूर इंश्योर करूँगा कि अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ भी उसी फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है और चीज़ें आपको स्मूथली ईजिली समझ आ रही हैं। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए सर, जब x 0 की नेगेटिव साइड से आ रहा है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे क्या, जैसे -0.1 -0.2 ऐसा कुछ, तो मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है सर, मॉड ऑफ एक्स एक्स की तरह ओपन होता है, सॉरी -x की तरह ओपन होता है। तो मॉड ऑफ एक्स को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, -x से, है ना। और लिमिट तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, x अप्रोचेस 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, अब याद करो कॉस 0 की नेगेटिव साइड से इधर क्या होता है, याद करो क्लास, कॉस फंक्शन की वैल्यू, ये होता है आपका कॉस एक्स का ग्राफ,
और ज़ीरो की अगर नेगेटिव साइड से आप cos x को अप्रोच करें, अगर ज़ीरो की नेगेटिव साइड से आप cos x को अप्रोच करें तो ये होती है आपकी वैल्यू 1 और ये होता है 0। तो अगर आप नेगेटिव साइड से इस तरफ से 0 को अप्रोच करें, इस तरफ से अगर आप 0 को अप्रोच करें तो cos x इसको अप्रोच करता है 1 को, मतलब 1 हो नहीं जाता है, 1 को अप्रोच करता है। मतलब क्या होता है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 से लेके 1 तक जा रहा होता है। तो कहना है से ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखी है जो वैल्यूज़ क्या होंगी 0.8, 0.9, 0.99 इसकी तरफ, तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है क्लास 0। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। तो ये कोई बहुत ही छोटी सी वैल्यू है कुछ और उसकी पावर है 0, तो वो क्या होने वाला है ऑब्वियसली 1। आई होप आपको ये बात समझ आई। मतलब कोई एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू या कुछ भी वैल्यू उसकी पावर 0 इज़ गोइंग टू बी 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सेम बात यहाँ अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। x अप्रोच कर रहा है 0 को पॉजिटिव साइड से, यानी क्या होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.11, 0.01 ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो मॉड ऑफ x अगर ओपन करना है x की ग्रेटर देन x 0 से वैल्यू के लिए, तो मॉड ऑफ x कैसे ओपन होता है x की तरह। अब वापस सेम बात स्टूडेंट्स की cos x में क्या है, आई होप हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। cos x जो है cos x में वापस क्या है, अब वापस आप 0 की पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब 0 की पॉजिटिव साइड मतलब यहाँ से अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शन कैसा जा रहा है कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब फंक्शन वापस 1 को अप्रोच कर रहा है। आई होप आपको दिख रहा है फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है बट 1 हो नहीं जा रहा है। मेरा पॉइंट ये कहने का मतलब है फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, तो वापस 0.1, 0.2, 0.9, 0.8 ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उनका भी ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन क्या होगा 0। यानी यहाँ भी आपने क्या निकाला x की पावर 0 जो कि कितना होता है 1। तो डिड यू रियलाइज इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टूडेंट्स 1। क्या आपको ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन और ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ आई। मेरा कहने का बड़ा आसान सा मतलब ये था स्टूडेंट्स कि आपको ये समझना होगा कि ये फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, रादर देन गेटिंग स्केयर्ड कि सर ये तो बहुत अजीब सी चीज़ें मॉड एक्स और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, आपको बस कंसेप्ट पता हो, आपको बस पता हो कि लिमिट का कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है, मतलब फंक्शन को कैसे अप्रोच किया जाता है। अगर ये बातें पता हैं तो बहुत ईजिली आप आंसर्स फिगर आउट कर लेंगे। चलिए अगर ये समझ आया तो फाइनली मैं क्या आंसर मार्क करूंगा क्लास, x की पावर 0 है माइनस x की पावर 0 विच इज़ गोइंग टू बी 1, और आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है स्टूडेंट्स तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ज़रा जल्दी से और खुद से ट्राई करिए, समझने की कोशिश करना, आराम से देखना और फिर सोचना कि क्या करना है। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से अप्रोच करने की कोशिश की। देखते हैं ज़रा वहाँ पर क्या दे रहा है। वो कह रहा है एफ आर टू 0 टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, मतलब ये जो आर है ये ऑब्वियसली क्या है स्टूडेंट्स, ये आर हमेशा हमारा क्या होता है, ये होता है हमेशा डोमेन, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका को डोमेन, राइट। नाउ वो क्या कह रहा है, सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है और वो इसी की आपसे वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है सर, अच्छी बात है, ट्राई करते हैं। तो क्या करना होगा देखते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। आपसे क्या कह रहा है वो कह रहा है इसकी वैल्यू, बाय द वे अगेन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसको ऐसे ही रखते हैं। मतलब अब ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, उसने बोला आपसे, नहीं बोला तो आप मत मानना, ठीक है। अगर वो कहता कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ही आप उसे मानिएगा, वरना आप अवॉइड करिए। तो मुझे दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से, वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस 5, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये क्या दिया जा रहा है f स्क्वायर एक्स, मतलब मैं उसे लिख सकता हूँ f स्क्वायर एक्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, -9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, हमने जो जनरल फॉर्म सीखी हैं वो क्या होती हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसी कुछ फॉर्म्स बनती हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 पास करता हूँ तो x की वैल्यू जैसे ही 5 पास करता हूँ तो ये क्या हो जाता है 5 - 5 यानी 0, मतलब सर डिनोमिनेटर तो 0 है। अब अगर डिनोमिनेटर 0 है ना तो लॉपिटल रूल, रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन ये सब मेथड्स काम कर रही होंगी, पर ये सब मेथड्स तब काम कर रही होंगी जब ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सा कुछ बन रहा हो। सर अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द लिमिट डिफाइंड। मैं चाहता हूँ कि लिमिट इसकी डिफाइंड रहे क्योंकि उसने कहा है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 है, मतलब कुछ डेफिनेट वैल्यू है। तो तभी हो सकता है जब ये जो न्यूमरेटर ये भी 0, क्योंकि सर आपका डिनोमिनेटर 0 है, अब आपका न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या है, मतलब एफ स्क्वायर एक्स -9 कब, जब x 5 को अप्रोच कर रहा है, जब x 5 को अप्रोच कर रहा है 0 होना चाहिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि x की वैल्यू अगर 5 हो जाए, x की वैल्यू अगर 5 हो जाए, मतलब आप कहना चाह रहे हो f स्क्वायर 5 जो है, f स्क्वायर 5 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, f स्क्वायर 5 का मतलब f स्क्वायर x जब x किसको अप्रोच करे 5 को विल बी इक्वल टू व्हाट 9, है ना।
और अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर एक्स का अंडर रूट ले लेता हूँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट एक्स जब 5 को अप्रोच करे तो आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो होगा 9 का अंडर रूट यानी +-3। अब वो +3 हो गया है -3। आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, हमसे को डोमेन दी गई थी। को डोमेन दी गई थी कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो 0 से इन्फिनिटी होगी, जो y की वैल्यूज़ हैं वो 0 से इन्फिनिटी होगी। ये जो एफ ऑफ एक्स है यही तो y की वैल्यूज़ हैं क्लास, और वो 0 से इन्फिनिटी मतलब हमेशा पॉजिटिव, तो -3 नहीं हो सकता है, तो मैं -3 डिस्कार्ड कर दूंगा। तो मैं फाइनली कहूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस 5 किस पर, एफ ऑफ एक्स पर कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, आई एम रियली सॉरी, इट शुड नॉट बी 5, इट शुड बी 3। आई होप यू आर गेटिंग इट। वो कितना होगा स्टूडेंट्स 3। तो फाइनली ये आप मार्क करेंगे। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा आपको सिखाने का ये था कि आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक लिमिट है, मतलब अगर इस एक्सप्रेशन की एक लिमिट है और वो एग्जिस्ट करती है, और अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। मतलब एफ स्क्वायर एक्स -9 भी 0 होगा, कब, जब x 5 को अप्रोच करेगा, और जब x 5 को अप्रोच करेगा तो एफ स्क्वायर एक्स 9 के इक्वल होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स +-3 होगा जब x 5 को अप्रोच करेगा। एफ ऑफ एक्स -3 हो नहीं सकता क्योंकि एफ ऑफ एक्स की को डोमेन में, जो एफ ऑफ एक्स का को डोमेन है वहाँ y की वैल्यूज़ में ये डिफाइंड ही नहीं है -3, मतलब वो 0 से आगे होता है। तो फाइनली कंक्लूड करूँगा कि एफ ऑफ एक्स का जो को डोमेन है वो पॉजिटिव है, इसलिए x अप्रोचेस 5 एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली +3 होगा इंस्टेड ऑफ -3, एंड ऑन दैट बेसिस -3 एनीवे दिया भी नहीं है, तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया और चीज़ें बहुत इजीली वर्कआउट हो रही हैं। अगर ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, आप अप्लाई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश की। समझते हैं क्लास कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। देखो वो ये कुछ दे रहा है मुझे, है ना, और वो m/n के इक्वल दे रहा है, एंड ऑब्वियसली इस बार उसने बोला कि ये जो ब्रैकेट है दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो वो फाइनली m+n की वैल्यू पूछ रहे हैं, और एक और बात उसने कह दी कि m and n आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो m और n है, जो m और n है उनका HCF जो होगा, अगर आप HCF निकालें m और n का, वो होना चाहिए 1। हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, बट फिलहाल के लिए इस बात को समझिए। क्या आपने ये बात सीखी है स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज़्यादा आसान होता है फ्रैक्शन पार्ट और इन पर लिमिट अप्लाई कर पाना, समझिएगा बात को। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5 लिखा हुआ है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5 लिखा हुआ है, मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2/x, है ना, क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और इधर दिया हुआ है 2/x, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x/5। आई होप ऐसे ही कुछ दिया हुआ है आपको, बहुत बढ़िया। और ये m/n के इक्वल दिया है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं, कैसा लिख पा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ लिख पा रहे हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, अगर इसको मैं इधर लिया था तो मैं लिखता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसी बात को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5 को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/5, मतलब x/5 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/5, तो ये हो जाएगा x/5 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/5, है ना। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो क्या होंगी चीज़ें, ध्यान से समझिए। ये होगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, जैसे ही आपने 2/x को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल, तो ये बचा 2/5, राइट, ये बच जाता है आपका 2/5 माइनस, है ना, इस पूरे पे आप लिमिट अप्लाई करें। यहाँ पे सोच के देखो क्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2/x एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/5। अब मेरा आपसे बस ये कहना है, प्लीज़ एक बात समझो स्टूडेंट्स, क्या मैं सबसे पहली बात तो ये कह सकता हूँ, इस बात को ध्यान से सोचो कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से 1, मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगी 0 से 1 के बीच, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट। 0 से 1 के बीच जब वो है, मतलब न्यूमरेटर जब 0 से 1 के बीच है, तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस पर तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आई होप ये सिंपल सा नोशन आपको समझ आ रहा है। तो आई विल बी लेफ्ट विद व्हाट, 2/5 माइनस 0,
आर यू गेटिंग इट? मेरे पास बचेगा क्या, 2/5 माइनस 0 यानी 2/5। 2 और 5 का HCF क्या है? 2 और 5 का HCF है 1, क्योंकि 2 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर 2 और 5 का HCF 1 है तो मुझसे क्या बोला जा रहा था कि ये m/n के इक्वल है। और अगर 2/5 m/n के इक्वल है तो मुझसे पूछा जा रहा था m और n की वैल्यूज़। तो m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स m + n कितना होगा? 2 + 5 विच इज़ 7, एंड दैट शुड बी योर आंसर। तो फाइनली आप किस ऑप्शन को मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी। मोर इंपॉर्टेंटली, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों किया? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स, हम साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए, आई बिलीव आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, हम इसे साथ में देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या दिया जा रहा है वो समझते हैं पहले। क्या बोल रहा है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है क्लास? ये एक्सप्रेशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, आई थिंक, है ना? एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ही है बिल्कुल। और आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है x² + 1 अपॉन x + 1, आई बिलीव, बिल्कुल सही। और -α(x) - बीटा लिखा हुआ है। बढ़िया, तो ये लिखा हुआ है -α(x) - बीटा। और ये कह रहा है वो कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू है 0। मैं एक काम करता हूँ, पहले x प्लस उनको तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना? तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैंने x प्लस उनको मल्टीप्लाई किया तो क्या दिखेगा वो देखते हैं। मैं लिमिट को LT लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जा रहा है x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अभी एक्सप्रेशन देखिएगा आप, x + 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है x² + 1, और x + 1 तो x को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -α(x² - βx, + 1 को मल्टीप्लाई किया तो -α(x) - बीटा। आई थिंक सब कुछ सही किया है। -α(x² - βx और -α(x) - बीटा, है ना? डिवाइडेड बाय दिस होल एक्सप्रेशन विच इज़ व्हाट? x + 1। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आप याद करो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 0 है ऑब्वियसली। वो प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है कि अगर आपको दिया जाए, याद करिए, आपको बोला जाए लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना? लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, और इसमें दिया क्या जा रहा है? मान लो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है कुछ डिग्री का। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, लेट्स से स्क्वायर का। तो लेट्स से 3x² - 6x + 7, है ना? और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मान लो क्वाड्रेटिक ही है, ऐसा कुछ है, लेट्स से 6x² + 5x + 2। तो आप इसका आंसर बिना सोचे समझे लिख सकते हो। इस एक्सप्रेशन का आंसर बिना सोचे समझे लिख सकते हो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और दोनों पॉलिनोमियल्स की पावर सेम है, दोनों पॉलिनोमियल सेम डिग्री के हैं, तो जो इनकी हाईएस्ट पावर के वाले जो नंबर है ना, x² और x², इनके जो कोफिशिएंट है क्या? 3 और 6। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 3/6 यानी 1/2। लेकिन मान लो इसी की जगह सिनेरियो कुछ और होता है। सिनेरियो क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो ऐसा कुछ होता है, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, बट इस बार क्या होता, न्यूमरेटर की जो पावर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, वो अगर डिनोमिनेटर से कम होती, मतलब अगर ऐसा होता, इससे लिखा होता 3x² + 6x - 2, और डिनोमिनेटर में जो लिखा होता वो होता कुछ, लेट्स से 5x⁴ + 6x³ - 8x² + 7x - 9। तो आप बेशक होके कहिए, मतलब बिना किसी टेंशन के कहिए कि अगर ये पावर 2 और ये पावर 4 है तो डिनोमिनेटर की पावर 0 है, डिनोमिनेटर की पावर अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो एक्सप्रेशन हमेशा 0 होगा। इसका ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 है तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो हम न्यूमरेटर की डिग्री को वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले x² और x² वाली टर्म को एक साथ लिखता हूँ। अगर मैंने x² वाली टर्म को एक साथ लिखा तो यहाँ दिख रहा है 1 और यहाँ दिख रहा है अल्फा, है ना? तो ये हो जाएगा 1 - अल्फा, ये हो जाएगा 1 - अल्फा टाइम्स x², है ना? और अगर हम आगे लिखें तो मुझे x और x वाली टर्म्स दिख रही हैं, तो अल्फा और बीटा दिख रहा है ना? तो अगर मैंने अल्फा और बीटा में से -x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा अल्फा + बीटा टाइम्स x। और कांस्टेंट टर्म्स क्या दिख रही हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास -β + 1, है ना? तो हम इसको लिख देते हैं +1 - बीटा। ये आपका पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन है, और इसको आई होप आप डिवाइड कर रहे थे x + 1 से, बिल्कुल सही। तो इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो x + 1 से। अब आप देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ऑब्वियसली लिमिट जो लग रही है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है x, और इसकी पॉलिनोमियल का जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। बट अगर मैं न्यूमरेटर की डिग्री को नोटिस करूँ तो सर न्यूमरेटर की डिग्री तो 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। क्या आपको दिख रही है? न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर ये ज़्यादा और ये कम है तो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए था, 0 को क्यों अप्रोच कर रहा है? तो ऐसा कुछ तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। और अगर इसकी डिग्री 1 है
तो इसकी डिग्री 0 होगी, मतलब इसमें x की पावर 0 होगी, मतलब x की पावर 1 और x की पावर 2 हो ही नहीं सकती। और सर x की पावर 1 और x की पावर 2 नहीं हो सकती, तो वो करने का एक ही तरीका है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा क्लास 1 माइनस अल्फा, वो 0 हो जाए, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा, वो भी 0 हो जाए। जैसे ही ये दोनों 0 होंगे क्या बचेगा 1 माइनस बीटा, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब x की पावर 0 है वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री, और ये x की पावर 1 है, तो बिल्कुल सही, उस केस में आंसर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट आपको 0 बनाने पड़ेंगे। उस बेसिस पे निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स कि अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 यहाँ रखी तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ से हो जाएगी बीटा की वैल्यू -1। तो फाइनली ये अल्फा और बीटा आपके आएंगे 1, -1, और आप आंसर क्या मार्क करेंगे क्लास, आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1, -1। आई होप आपको अल्फा और बीटा ही पूछे गए थे, तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सोचना है और कैसे वैल्यूज़ वर्कआउट करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये वो क्वेश्चन है क्लास, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जहाँ पर अब फाइनली आपको रैशनलाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब इन्फिनिटी ट्राई करने से लॉपिटल या कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो रैशनलाइजेशन करना ही होगा। तो चलिए रैशनलाइजेशन जैसा कुछ सोचते हैं। अब वो क्या दे रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना। तो जो एक्स है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और एक्सप्रेशन क्या है, मेरे ख्याल से जो मुझे एक्सप्रेशन याद आ रहा है वो कुछ दिख रहा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, है ना। तो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस फिर अंडर रूट, फिर से एक्स, फिर प्लस, फिर से एक और अंडर रूट एक्स, आई थिंक ऐसा कुछ है ना। और इसमें से मेरे ख्याल से वो एक अंडर रूट एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो एक अंडर रूट एक्स आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो थोड़ा सा प्लीज़ इमेजिन करना, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, तो रैशनलाइजेशन के क्या करूँगा, ये टर्म प्लस यही टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो इट्स लाइक a माइनस बी, इसमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यानी इन दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तो मैं सीधे सीधे वही टर्म लिख दे रहा हूँ। तो स्क्वायर जैसे ही करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इसका प्लस वाला वर्जन। वो प्लस वाला वर्जन क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस अंडर रूट एक्स। माइंड यू एवरीवन, ये प्लस अंडर रूट एक्स होगा क्योंकि आपने a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी से डिवाइड और सब मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसा कुछ बचेगा। आई होप इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक और अच्छी बात दिख रही होगी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अब मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे ये x से ये x कैंसिल होता दिख रहा है। तो आई थिंक कुछ तो लाइफ आसान हुई हमारी, तो मैं इसको वहीं हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। बस ये स्टेप्स देख के घबराना मत कि एकदम से ये कैसे मैंने कर दिया, है ना। अब मैं काम करता हूँ, मैं पूरे एक्सप्रेशन को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब दोनों जगह में तो अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, जिसको आप कहते हो कि अंडर रूट एक्स कॉमन लिया। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ रूट एक्स या फिर मैं एक्स से ही करूँ, अंडर रूट एक्स से ही कर देते हैं क्लास, मेरे ख्याल से वही बात अच्छी रहेगी। तो देखो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करते वक्त क्या होगा वो समझो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो समझो ये पूरा अंडर रूट थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आपने अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया तो अंडर रूट अंदर चला जाएगा तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी अंडर रूट एक्स के अंदर गए तो ये एक्स है, तो ये होगा एक्स। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। सिमिलरली मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, बाय द वे अप्रोच बता दूँ कि जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाएं। तो एक्स को मैं कोशिश करूँगा कि डिनोमिनेटर में रखूँ, मेरा ये मोटिव या पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स 1 हो जाना है। यहाँ पे जैसे ही अंडर रूट एक्स से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा एक्स, है ना। आई होप ये आप सबको समझ आ रहा है। और यहाँ पे जब जाएगा तो जब वो इस अंडर रूट के अंदर जाएगा, अब बहुत ध्यान से सुना, ये पार्ट थोड़ा सा वल्नरेबल है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स गया तो अंडर रूट एक्स था, बट जब वो एक्स और अंदर जाएगा तो वो उस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा x की पावर 4। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मतलब अगर यहाँ पे वो जाएगा तो वो जाएगा x की पावर ओवर और 4। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स। मैं एक बार और समझा देता हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो। मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट एक्स से डिवाइड दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया। तो जब ऐसा किया तो क्या हुआ क्लास, यहाँ पे तो सीधा सीधा अंडर रूट एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो ये ओवरऑल अंडर रूट के अंदर जाएगा तो फिर यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मैं अंडर रूट लगाना चाहूँगा मुझे एक्स की उतनी स्क्वायर पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक्स को अंडर रूट के अंदर ले जाना है। तो एक्स जब बाहर था तो एक्स था, लेकिन अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा ना, क्योंकि तभी तो बाहर आ पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मान लो एक्स अंडर रूट एक्स,
मैं इस x को अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो इस x को अंदर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर x एक तो है, इस x को अंदर ले जाना है तो मुझे इसको x स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। मैं यही कहानी करना चाह रहा हूँ। क्या आपको बात समझ आ रही है? तभी तो जब वो x स्क्वायर अंदर गया तो बाहर आके वापस x हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा थॉट है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। और अगर ये थॉट मैंने अप्लाई किया, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की कहीं, बस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अब वेरीफाई करने जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अंडू करने में तो कुछ तो भी हो जाएगा, तो अब इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब यहीं से अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्लास। मुझे दिख रहा है लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना। अब वो क्या बनेगा वो देखते हैं। देखो x अपॉन x 1, तो न्यूमरेटर में मुझे पहले तो एक 1 दिख रहा है, प्लस ध्यान से देखो ये है अंडर रूट x यानी x की पावर 1/2 और ये है x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा, ये पूरा वायदा हुआ अंडर रूट के अंदर है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x। आई होप यहाँ तक कोई चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा समझना। आई थिंक ये 1 दिख रहा है सबको, है ना। तो ये बच रहा है मुझे क्या, ये तो मुझे दिख रहा है 1 प्लस, ध्यान से देखो ये अंडर रूट के अंदर है ना, ये अंडर रूट के अंदर है। अब अंडर रूट के अंदर ये क्या है, ये है 1 अपॉन x। आई होप आप सबको दिख रहा है। और ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया, तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब। हम जितना ज़्यादा x को डिनोमिनेटर में रखेंगे ना उतना अच्छा है, मतलब उससे हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी जब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है, क्योंकि अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल। मैंने ऐसा क्यों किया वो रीज़न समझना क्लास। सर अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। ये मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने ये सब किया, है ना। तो मैं इसी का एक्सप्रेशन फाइनली इधर ही कहीं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ आए कि क्या क्या 0 हो रहा है। देखो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखना आप क्या बच रहा है, ये बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस 0, है ना। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, अंडर रूट 1 प्लस 0, यानी 1 का अंडर रूट कितना 1 डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 0, तो ये पूरा 0, तो ये बच रहा है 1 का अंडर रूट, दैट्स 1, और ये 1, तो 1 प्लस 1 2, सो 1/2 आई बिलीव शुड बी द आंसर। और ऐसा कोई ऑप्शन तो होना चाहिए लाइफ में। जी हाँ बिल्कुल सही, 1/2 एक आंसर है। आपको मोटिव समझ आया, रैशनलाइजेशन किया, फिर मैंने x को डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट x से डिवाइड किया, तो बस उससे चीज़ें सॉल्व हो गई और सिंप्लीफाई हो गई। आई होप यहाँ बस मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, बाकी चीज़ें आई थिंक वर्कड आउट हैं, और 1/2 शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक समझ आए तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ट्राई करिए। बाय द वे इसे ट्राई करने के बजाय मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन में एक सीधी सी फॉर्मूला लगने वाला है क्लास। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और इसके आगे 2 लगा हुआ दिख जाए तो हम इसे कह देते हैं साइन 2 थीटा। ऑल्दो अगर ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो मैं डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इस फॉर्मूले को ये इस तरह का सेम क्वेश्चन एक बार और करूँगा। बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये लॉजिक लगा के आप इस क्वेश्चन को करिए। एक और हिंट दे देता हूँ, हिंट है पूरे क्वेश्चन को जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसे साइन x/2 से मल्टीप्लाई और साइन x/2 से डिवाइड कर दो, या रादर 2 साइन x/2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन x/2 से डिवाइड कर दो। आपका क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो डिफरेंशिएशन में वापस एक इसी तरह का सेम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वहाँ पे और आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये बड़ा एक आसान सा, इंटरेस्टिंग सा, मज़ेदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इफ़ f इज़ पीरियोडिक विद पीरियड t एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। अब क्या आपको याद है, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है तो हमको पता होता है कि f ऑफ x प्लस t f ऑफ x के इक्वल होता है। नॉट जस्ट दैट f ऑफ x प्लस 2t, f ऑफ x प्लस 3t, ये सब f ऑफ x के इक्वल होंगे। मतलब क्वेश्चन अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा आसान सा है, ये क्वेश्चन इतना अजीब सा है नहीं। मतलब ये क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये भी f ऑफ t है, ये भी f ऑफ t है, ये भी f ऑफ t है, सब f ऑफ t हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 f ऑफ t प्लस 4 f ऑफ t प्लस 5 f ऑफ t प्लस n f ऑफ t। तो अगर मैं f ऑफ t पूरा एज इट इज, मतलब f ऑफ x हम रियली सॉरी, तो पूरा f ऑफ x अगर कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से, तो अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके n तक। सेम आई थिंक डिनोमिनेटर में भी क्या है, f ऑफ t, f ऑफ x प्लस 4t, f ऑफ x प्लस 8t, कुछ भी आ रहा है तो वो फाइनली क्या है, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, सबकी वैल्यू सेम है। तो ये भी f ऑफ x है, ये 4f ऑफ x यानी 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर f ऑफ x, फिर 4 स्क्वायर f ऑफ x, तो फाइनली n स्क्वायर f ऑफ x। तो यहाँ से भी मैं f ऑफ x कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके कहानी चलती चली जाएगी n स्क्वायर तक। तो ये क्वेश्चन फाइनली बॉइल डाउन होके कुछ ऐसा हो जाता है। अब अगर मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, जैसे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, क्या हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम याद करो क्लास, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपने पढ़ा होगा। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए तो वो होता है क्या? वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी और इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर आपको याद है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, तो ये कितना होता है क्लास? ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आई थिंक यही कुछ होता है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, आई थिंक सब कुछ सही है। सो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज द फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बस अब मेरी गुजारिश है कि बस इतना सा थॉट अप्लाई करके fx से तो fx कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू रिप्लेस करो, ये फॉर्मूला रिप्लेस करो और फाइनली आंसर ले आओ। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप आपने इसको इजीली वर्कआउट किया कि ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। एक और छोटी सी चीज़ कि यहाँ पर ये एक छोटा सा n लिखा हुआ है जो आप शायद लिखना भूल जाएं, तो यहाँ पर n और लिख लीजिएगा। अब फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए। मुझे दिख रहा है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम, तो वो कितना होता है? एक n तो ऑलरेडी लगा हुआ है और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम से, तो वो कितना होता है? वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और इस पूरे एक्सप्रेशन पे जो आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो वो हो रही है x नहीं, वो है स्टूडेंट्स, वो है n अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना। तो जो n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी x, इट इज़ गोइंग टू बी n। सो ये हो रहा है n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें आसानी से दिख रही हैं, जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूं तो मुझे दिख रहा है सर कि ये n प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है ना। ये 2 का 6 हो जा रहा है 3 टाइम्स, तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा न्यूमरेटर में जाएगा 3n और डिनोमिनेटर में जाएगा 2n प्लस 1। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये 3n न्यूमरेटर में जाएगा, सो दिस विल बी 3n, और डिनोमिनेटर में आपका जाएगा क्या? डिनोमिनेटर में जाएगा 2n प्लस 1। अब आपको एक बात देखो स्टूडेंट्स, अब याद करो लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहता है? इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और जैसे ही मुझे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म दिखी तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे क्लास? हम लॉपिटल रूल लगाएंगे। हम लगाएंगे लॉपिटल रूल। और लॉपिटल रूल क्या कहता है क्लास? लॉपिटल रूल कहता है न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से। तो 3n को n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना है? 3। डिनोमिनेटर को n के रिस्पेक्ट में किया तो 2n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, और इस पर अब लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 3/2, एंड दिस विल बी दी आंसर। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी। आई होप आपको एक क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया। पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर मर्ज था और बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान से तरीके से दी गई थी और पूछी गई थी। चलिए विद दैट हम आगे फाइनली आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस ने 2 बार पूछा है, 2013 2015 में। इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं रादर, तो फटाफट हम सारी चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे अगेन एज पर द प्रोटोकॉल, आप एक बार पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसे खुद से ट्राई किया, हम साथ में देखेंगे। देखो जैसे ही 1 माइनस कॉस 2x दिखता है, क्या आपको फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स? हमारे सारे फॉर्मूले जैसे कि हमने सीखा है क्या होता है क्लास? cos 2 थीटा का दोनों वर्जन आई होप आपको याद होंगे, और अदर तीनों वर्जन। अगर मैं 2 वर्जन की भी बात करूँ तो एक होता है क्या? एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं भी यहाँ पर अप्लाई भी करना चाहूँ जैसे कि 1 माइनस 2 cos x, तो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है क्लास? मैं अगर इसका ये वाला वर्जन यूज़ करना चाहूँ, है ना, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इस वाले वर्जन को यूज़ करने वाला हूँ। तो इस वाले वर्जन को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं cos 2 थीटा इधर ला रहा हूँ, मतलब मैं 1 को उधर ले जा रहा हूँ। बाय द वे 1 प्लस होगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस, राइट। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 माइनस, और 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा वाला। मतलब सोच के देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं इसे और इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ और cos 2 थीटा को उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा क्लास? 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा। आई होप अभी आपको क्लिक हो रहा है कि जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सीधे सीधे याद रख लीजिएगा ना, ऐसे हर बार डिराइव करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप इसे ऐसे याद रखो
कि 1 प्लस कॉस टू थीटा हमेशा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो 1 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता तो 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सबसे पहले तो ये 1 माइनस कॉस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं क्लास, इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो सबसे पहले तो ये 1 माइनस कॉस टू एक्स को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 2x है तो ये x हो जाएगा। आई होप चीज़ें आसान सी हैं। एक और चीज़ मुझे ये दिख रही है क्लास कि ये है x अप्रोचेस 0, तो cos 0 हो जाता है 1, तो आप 3 + 1 सीधे 4 लिख दो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक, ये तो कुछ है ही ऐसा, इंटू यहाँ पे 4 आप लिख सकते हो, है ना, वो बाद में भी लिखो अभी लिखो एक ही बात है। यहाँ पे क्या दिख रहा है x tan 4x, है ना, तो मुझे दिख रहा है x tan 4x। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग लिखना चाह रहा हूँ। मैं अलग कैसे लिखना चाह रहा हूँ क्लास, देखो समझना बात को। मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मुझे एक एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक एक्स से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप चीज़ें बन गई। तो देखो मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि कहानी में बस मुझे ये चाहिए था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को अप्रोच करेगा। सेम जब आपको tan 4x दिया गया था तो 4x और आपको मिल गया, तो फाइनली जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी किसे अप्रोच करेगा, 1 को। तो फाइनली 2 × 1 विल बी 2 एंड ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। मतलब डिड यू रियलाइज ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा था, बस आपको यहाँ पर बेसिक सा कंसेप्ट लगाना था, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगाते ही ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आप देख कर ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये बेसिक से कंसेप्ट याद थे तो, है ना। चलिए अगर ये समझ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। ये भी बड़ा आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश की। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझते हैं क्लास, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, अब क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। ये लिखा हुआ है साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स। हमें फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, एक आइडेंटिटी होती है, जेईई मेंस 2014 में पूछा गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका 1 होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे मुझे कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा साइन पाई माइनस, सॉरी पाई नहीं, पाई तो एज इट इज पाई टाइम्स, वो लिखूंगा मैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स तो एक्स ही है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, और डिनोमिनेटर में सर आपके पास है एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है। आई थिंक चीज़ें कुछ ऐसी सी हैं। और लिमिट क्या अप्लाई हो रही है, लिमिट वापस अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है सर, अब क्या करूँ, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और दिमाग लगा के सोचिए कि सर पाई को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। पाई को जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, और आप सॉल्व कर रहे हो साइन। साइन के अंदर आप क्या पास कर रहे हो क्लास, साइन के अंदर आप पास कर रहे हो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। मतलब अगर आपने पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या होता, सोचो, अगर आपने पाई यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या हो जाता, पाई मल्टीप्लाई करते ही हो जाता पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इट्स लाइक साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। तो हो जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स किससे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, प्लीज़ याद रखिएगा। तो इसे हम ओवरऑल डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। चलिए आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब मुझे चाहिए ये सर कि साइन थीटा वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, याद करो, हमारी एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी फिर से हम रिकॉल करेंगे जो हमारे बहुत काम आती है। क्या कि सर अगर लिमिट थीटा 0 को अप्रोच करे तो साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा 1 को अप्रोच करता है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट कैसे। तो सर आसान सा जवाब है, कैसे क्या, साइन के अंदर कुछ है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी यही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग लिख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ा सा भी अलग लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे यही चाहिए ना, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ पाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना। क्योंकि सर x जब 0 को अप्रोच करेगा तो 0 को अप्रोच करेगा, तो साइन 0 अपॉन 0 यानी वही 1 वाली फॉर्म बन जाएगी। लेकिन जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई। तो बड़ी आसान सी बात है क्लास, कि आपको दिख रहा है जो मैं कहना या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ क्लास कि ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, 1 को। सिमिलरली अगर आप इस पाई को छोड़ के इन पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये वापस साइन थीटा अपॉन थीटा है, तो वापस थीटा अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 इंटू पाई इंटू 1। तो 1 इंटू पाई इंटू 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई, विच इज़ ऑप्शन डी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि जेईई मेंस बहुत टफ क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से कभी नहीं पूछता है, आसान से क्वेश्चंस पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी होता है, और अगर वो सोच लिया जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस ने 2013 में पूछा है। एक बार आप वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एवरीवन। अगर मैं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना। मुझे दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस π/4। π/4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ क्या? आई होप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस 0, 1/x को बाहर ही रखते हैं, और अंदर क्या है? अंदर है सर tan इनवर्स ऑफ, क्या है tan इनवर्स ऑफ? tan इनवर्स ऑफ x + 1 अपॉन 2x + 1, और इधर है माइनस π/4। माइनस π/4 को मैं लिख रहा हूँ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये कहानी है, और जैसे ही ऐसा दिखा तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन रहा है। और अगर ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन रहा है तो याद करो, मैं पहले तो ये फॉर्मूला ही बता देता हूँ कि tan इनवर्स a प्लस नहीं है, माइनस है। सो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करो, वो हो जाता है ओवरऑल tan इनवर्स ऑफ व्हाट? a माइनस b अपॉन 1 प्लस AB। आई होप ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आप सभी को याद है। सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर तो मुझे क्या दिख रहा है? 1/x तो बाहर दिख ही रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट आई थिंक x 0 को ही अप्रोच कर रहा है। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही, 0 को ही अप्रोच कर रहा है। आपके पास है 1/x, तो आप लिखेंगे 1/x। अब अंदर क्या होगा? अंदर निकालने से पहले आप ले लेंगे इसका tan इनवर्स, और tan इनवर्स आप क्या लेंगे? ध्यान से सुनिएगा क्लास, a प्लस बी। व्हाट इज a? x + 1 अपॉन 2x + 1। तो आपका a है क्या? x + 1 अपॉन 2x + 1, और b क्या है स्टूडेंट्स? b आपका, आपको याद होगा tan इनवर्स 1 था, तो b हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab, तो हो जाएगा 1 प्लस a और b, तो वो कितना हो जाएगा ओवरऑल? x + 1 अपॉन 2x + 1, ये आपका b हो जाएगा, a b हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक सिंप्लीफाइड है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो ये कैसा दिखेगा? ध्यान से सुनेंगे। ये मुझे दिखेगा कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। क्यों? क्योंकि देखो 1/x tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहने वाला है, तो मुझे एक चीज़ तो बड़ी अभी भी सिंप्लीफाइड से दिखेगी कि लिमिट x अप्रोचेस 0, 1/x तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। अब अंदर क्या दिख रहा है उस पर बात करते हैं। ये दिख रहा है tan इनवर्स, और फिर क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर मुझे दिख रहा है x + 1 माइनस 2x - 1। आई होप आपको दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में? मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है x + 1 माइनस 2x - 1। आई होप आपको भी दिख रहा होगा x + 1 माइनस 2x - 1। अब वो डिनोमिनेटर का 2x + 1 इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाना है, इतना हम विजुलाइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा? 2x + 1 प्लस x + 1, देख पा रहे हो? इसके डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा? डिनोमिनेटर में दिखेगा 2x + 1 प्लस x + 1 आई बिलीव। बस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ, प्लस x + 1। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? यहाँ भी 2x + 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ भी वही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 2x + 1 प्लस x + 1, है ना। तो फाइनली ओवरऑल ये बात बन रही है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्लास। तो अगर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है, 1/x ऑलरेडी है, tan इनवर्स से आपको काम करना है। और अब अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है क्लास कि पहले तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। आई होप आपको भी 1 से 1 कैंसिल होता दिख रहा है ना। और x - 2x कितना होता है? -x डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे दिख रहा है 3x + 2। तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 3x + 2, राइट। तो ये हो जा रहा है 3x + 2। तो कुछ ऐसा सा सीन बन रहा है। आई होप यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है ना। क्या आप वापस वही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि वही जो साइन में यूज़ होता है वही हमारे पास tan के लिए भी होता है। अगर x 0 को अप्रोच करे तो क्या आपको याद है tan x/x 1 को अप्रोच करता है। यही सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्राई करिए स्टूडेंट्स, और हम इसे आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप एक बार सोचें कि कैसे चीज़ों को एडजस्ट करेंगे ताकि आंसर आ जाए। ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। चलिए, आई होप आपने वो फॉर्मूला लगा के इसको वर्कआउट करने की कोशिश की। देखो बड़ा आसान सा अप्रोच था क्लास, ध्यान से देखो। मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे इसके अपॉन में यही चीज़ चाहिए, तो यही चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट
ध्यान से सुनिएगा, x अप्रोचेस 0, है ना। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, -x/3x + 2, राइट। आई होप आपको भी ये दिख रहा है। अब यहाँ से मैं चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली ये 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि देखो 0/2 यानी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अपॉन में 0 और ले आता हूँ मैं, तो 0 कैसे बनाता हूँ, पर यही वाला एंगल चाहिए मुझे। जब पहले हुए एक x और था, तो मैं इस x को, आई थिंक इस वाले x को यहाँ लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ तो बनने लगा, तो मैं एक -x है तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 3x + 2 इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे चाहिए मुझे 3x + 2 इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर इसको 3x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/3x + 2। आई होप आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। बस मैंने जो चेंजेस किए, मैंने क्या किया, -1/3x + 2 से यहाँ डिवाइड किया, तो -1/3x + 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। आई होप एक ही बात है। चलिए, अगर ऐसा किया तो अब आई होप आपको ये चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है क्लास, कि देखो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये हो जा रहा है 0/2, यानी ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी हो जा रहा है 0/2, यानी tan इनवर्स 0/0। मतलब आई यू रियलाइजिंग ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, tan इनवर्स 0/0। मतलब tan 0/0 ले लें या tan इनवर्स 0/0 ले लें, वो एक ही बात होती है। तो फाइनली ये 1 को अप्रोच कर रहा है। तो फाइनली अब जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, वो क्या बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस 0, और जो चीज़ें बच गई, आई होप ये तो हट गया, 1 बन गया। अब बचा -1/3x + 2, तो अब बचा -1/3x + 2, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 0 इधर गया, तो ये हो जाएगा कितना, 0 हो गया, यानी -1/2। तो -1/2 आपकी वैल्यू है, और ये कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टूडेंट्स, और यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ आई इजीली। चलिए, विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फाइनली वी आर इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर। www.magnetbrains.com वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। आई होप यू नो दैट इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ओवरऑल सारे सेगमेंट, सारे सेक्शंस। ये तो सिर्फ इतना सा, इसे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीट और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम जो चल रहा है वो, और ये हमारा क्रैश कोर्स जो चल रहा है 40 डेज़ का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं। नॉट जस्ट दैट, यही सारी चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल पर भी दिखेंगी। तो हमारा यूट्यूब चैनल पर भी सेम सारी चीज़ें आपको वहीं सेम मैनर में, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखेंगी। जैसे अगर आप इस 40 डेज़ क्रैश कोर्स के वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाइड चीज़ें आपको दिखेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली उस सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज दिखने लगेंगे। आप यहीं पर उन्हें फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पर सारी चीज़ें इजीली फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग, बिलीव मी। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो IIT JEE नीट की भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है अलॉन्ग विद एवरीथिंग। तो जो 40 डेज़ क्रैश कोर्स लाया गया है आपके लिए, ये भी मैग्नेट ब्रेन का इनिशिएटिव है। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए, सो दैट वी फील मोटिवेटेड एंड अप्रिशिएटेड, तो आप और आपके लिए हम और मेहनत से काम कर पाएँ। ऑफ कोर्स इस चैनल पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपको अपडेट्स मिलते रहें, सारी चीज़ें आपको टाइमली पता चलती रहें। कुछ भी नया आपके लिए आ रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशंस मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप यू जानते हैं आप कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसे कोर्सेज़ की ज़रूरत होगी, या ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो शायद इन चीज़ों को अफोर्ड ना कर पाएँ, या अफोर्ड कर भी पा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि आप अगर लगता है आपको कि ये चैनल या ये ग्रुप्स या ये वीडियोस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, या अगर शेयर के लिए वर्दी है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी वर्क मोर हायर, वी वर्क बेटर, ताकि आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट हम हमेशा रेगुलरली बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करते रहें। विद दैट वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।